हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सबक ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान। तो चलिए दोस्तों, सबक ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान को पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सबक ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान। तो दोस्तों, सबक ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान को पढ़ने से पहले हम आपको इसके मुसन्निफ़ सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में मुख्तसर सी मालूमात देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं पहले सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में। सैयद एहतशाम हुसैन हैं प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहिल, कस्बे का नाम क्या है? माहिल है। ज़िला आज़मगढ़, सूबा है वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, सैयद एहतशाम हुसैन कस्बा माहिल, ज़िला आज़मगढ़ और यूपी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए हैं? ये 1912 में। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। अब देखिए, आज़मगढ़ के अंदर ही इन्होंने कस्बा माहिल में इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी शुरुआती तालीम इन्होंने यहीं हासिल की है। कहाँ पर? कस्बा माहिल, ज़िला आज़मगढ़ में। इब्तदाई तालीम बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा को, और आला तालीम के लिए इलाहाबाद गए। अब देखिए, इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है, इब्तदाई तालीम है, वो तो इन्होंने हासिल की है कस्बा माहिल, ज़िला आज़मगढ़ से। और आला तालीम यानी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? ये इलाहाबाद गए। तो इलाहाबाद से इन्होंने आला तालीम हासिल की है। यहीं इनका इंतकाल हुआ। अब देखिए, इलाहाबाद में ही इनका इंतकाल हुआ, और इंतकाल कब हुआ? 1972 में। 60 बरस की उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया। कहाँ? इलाहाबाद में। एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। अब देखिए, सैयद एहतशाम हुसैन जो हैं, उनका शुमार किस में होता है? सफ़े अव्वल के नक्कादों, यानी उर्दू में जो नक्काद हुए हैं उनमें पहली पंक्ति के नक्कादों में इनका शुमार होता है। अब नक्काद जो हमारे यहाँ पर आया है, तो नक्काद किसे कहते हैं? नक्काद जो है, ये बोलते हैं तनकीद निगार को। किसको? तनकीद निगार। किसी भी तहरीर या लिखावट की अच्छाई और बुराई का पता लगाने वाला क्या कहलाता है? तनकीद निगार या नक्काद कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, यानी ये तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े रहे, वाबस्ता रहे। 1935 के अंदर इसका पहला इजलास पेरिस में हुआ था, और हमारे यहाँ पर इसका इजलास लखनऊ में 1936 में हुआ था। तो ये वही तरक्की पसंद तहरीक है जिसके तहत इनकलाबी नज़्में, इनकलाबी नस्र को लिखा गया। आगे पढ़ते हैं। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ थे, इन्होंने कई किताबें लिखी है सैयद एहतशाम हुसैन ने। तो इनकी कुछ अहम मशहूर जो किताबें हैं उनके नाम आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। पहली किताब इनकी आती है तनकीदी जायज़, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार मसाइल और एतबार नज़र, इनकी मशहूर किताबें हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है। अब देखिए, इन्होंने एक सफ़रनामा भी लिखा है जो किस पर है? अमेरिका और यूरोप पर लिखा गया है। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। अब देखिए, इन्होंने बच्चों के लिए किसकी कहानी लिखी है? उर्दू की कहानी। कि उर्दू कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस तरीके से उर्दू का आगाज़ हुआ है, किस तरीके से उर्दू आज मुकम्मल ज़ुबान है। तो उर्दू की कहानी इन्होंने बच्चों के लिए लिखी है। इस किताब में उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। अब देखिए, जो किताब लिखी इन्होंने उर्दू की कहानी, इस किताब के अंदर इन्होंने क्या करा है? उर्दू जो ज़ुबान है उसकी तारीख़ लिखी, यानी उसका इतिहास लिखा है कि उर्दू ज़ुबान किस तरीके से स्टार्ट हुई, कहाँ से कैसे ये रास्ता तय करते हुए आज मुकम्मल ज़ुबान की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। ये सबक उनकी किताब उर्दू की कहानी से लिया गया है। जो सबक हमारे आ रहा है ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान, ये सबक इसी उर्दू की कहानी किताब से लिया गया है। तो चलिए, आइए इनके सबक ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है, यानी हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा मुल्क है, जो कि दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं उनमें 7वें नंबर पर ये आता है।
जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान हैं जिनमें आबादी कम है। अब देखिए हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा मुल्क है, तो इसमें कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं गहरी नदियां हैं और कहीं इसमें रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम आबादी है। कहीं ज़मीन सोना उगलती है और कहीं बंजर है। कहीं ज़मीन क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यानी वो क्या उगलती है, सोना उगलती है, और कहीं ये बंजर है, यानी कहीं पर कुछ पैदावार नहीं होती है और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को देखो तो काले भी हैं और गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े शहरों में रहने वाले भी। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदुस्तान जो लंबा चौड़ा मुल्क है, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं। कहाँ पर? हिंदुस्तान में सब तरह के लोग यहाँ पर मिलते हैं और कितनी तरह की ज़ुबानें और बोलियाँ बोलते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग मिला करते हैं और वो लोग तरह तरह की ज़ुबानें और बोलियाँ बोला करते हैं, यानी उन सबकी ज़ुबान यानी उनकी भाषाएँ और उनकी बोलियाँ अलग अलग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5,000 बरस से भी ज़्यादा हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ पर आबाद हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में जो लोग बसा करते हैं, उन लोगों में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको बसे हुए हिंदुस्तान में 5,000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी थोड़े वक्त पहले ही हिंदुस्तान में आकर बसे हैं। तो यहाँ सभी तरह के लोग हैं और यहाँ पर अलग अलग बोलियाँ और भाषाएँ ज़ुबान वो बोला करते हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब ज़ुबानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अब सैयद एहतशाम हुसैन फरमाते हैं कि हमारा मुल्क एक बहुत लंबा चौड़ा देश है, मुल्क है, तो इस मुल्क में अजीब अजीब ढंग के कौमें हैं और अजीब अजीब ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। किससे? इन ज़ुबानों से, जो अलग अलग ज़ुबानें हैं और अजीब अजीब अलग अलग कौमें हैं, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है, यानी ये जो बातें हैं कि अलग अलग ज़ुबानें यहाँ पर है, अलग अलग कौमें, अलग अलग लोग यहाँ रहते हैं, तो ये तो इस मुल्क के बड़ा होने की निशानी है कि ये बड़ा मुल्क है, तो यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं और तरह तरह की बोलियाँ और भाषाएँ वो ज़ुबानें बोला करते हैं। इसमें अलग अलग होने पर भी सब मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। अब देखिए हमारा जो मुल्क है वो इतना बड़ा है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर है, अलग अलग ज़ुबानें वो बोला करते हैं, बोलियाँ बोला करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या है, सब में मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है, यानी सब मिलजुल कर यहाँ रहा करते हैं। ये बताना कठिन है, यानी मुश्किल है कि 5,000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस ज़माने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। यानी क्या हुआ कि ये बताना मुश्किल है कि 5,000 साल पहले कौन लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब क्या है, 5,000 साल पहले से लेकर के अभी तक यहाँ पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई कौमें आई और बस गई, और इस तरीके से लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं और ज़ुबानें भी यहाँ पर वो बोलते रहे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग ज़ुबानें हैं, तो कई ज़ुबानों ने उन लोगों के आपस में मिलजुल कर रहने और बोलने से जन्म लिया है। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। अब देखिए हम इस बात को सब जानते हैं कि पहले जो लोग रहा करते थे दुनिया में, आज से 5,000 बरस पहले या उससे भी पहले, तो वो लोग वहशियों की तरह रहा करते थे, यानी वो लोग क्या थे, एक तरह से दरिंदे की तरह रहा करते थे, यानी कोई समाज नहीं था उनका। वो आपस में लड़ाई झगड़े किया करते थे और इंसान और जानवर आपस में लड़ा करते थे और इंसान इंसानों की आपस में लड़ाई हुआ करती थी। वो क्या था, इंसान उस वक्त वहशी था और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। यानी 5,000 बरस पहले की जो बात कर रहे हैं या उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त लोग क्या थे, छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। किसके लिए? खाने की खोज में, यानी खाने को हासिल करने के लिए, और वो वहशी दरिंदों की तरह रहा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते जड़ खाकर पेट भरते थे। उस वक्त जो लोग वहशी थे वो जानवरों का शिकार करके दरख्तों यानी पेड़ों के
फल खा करके, पत्ते और जड़ खा करके अपना पेट भरा करते थे। इनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। अब देखिए, ये 5000 बरस पहले की बात कर रहे हैं कि क्या हुआ जब लोग वेशी थे, यानी उस वक्त इंसान क्या था, वेशी था। तो वो जो लोग जंगलों में रहा करते थे, जंगली जानवरों की तरह रहा करते थे, वो कुछ लोग 5000 बरस पहले कहाँ पहुँचे, हिंदुस्तान में भी आ पहुँचे। ये यहाँ की बात कर रहे हैं। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल की पहाड़ियों के करीब पाए जाते हैं। अब देखो, हमारे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि जो लोग 5000 साल पहले, यानी उससे भी पहले वेश्यों की तरह रहा करते थे, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो आज भी क्या है, इसी नस्ल के लोग बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर, विंध्याचल की पहाड़ियों के करीब आज भी रहते हैं। वो जो ज़ुबान बोलते थे वो आज भी अलग है। तो ये लोग क्या हैं, इस नस्ल के लोग आज भी क्या है, ये सबसे अलग हट करके इनकी बोली बोलते हैं। उनमें से कोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं, यानी जिन वेशी कबीलों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर आकर बस गए थे और आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं। तो उस वक्त वो वेशी थे, आज भी उनकी बोली सबसे अलग है। उन कबीलों का जो ज़िक्र आया है, तो यहाँ ये कोल और मुंडा दो जातियों का ये ज़िक्र कर रहे हैं, दो कौमों का ये ज़िक्र कर रहे हैं। ये कोल और मुंडा उन लोगों में मशहूर हैं जो कि 5000 साल पहले वेशी थे और हिंदुस्तान में आकर बस गए थे और अपनी बोली बोलते हैं। यानी कोल और मुंडा जो लोग हैं ये अपनी अलग ही बोली बोला करते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली ना बोलती हो। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। यानी हमारे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं जो कोई ज़ुबान ना बोलती हो। उनके 1000 डेढ़ हज़ार बरस के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। अब देखिए, ये बात कर रहे हैं कोल और मुंडा जाति के बाद की। ये 5000 साल पहले इन्होंने बताया कि कोल और मुंडा आकर के हिंदुस्तान में बस गए। उसके 1000 डेढ़ हज़ार साल बाद, यानी 5000 साल में से हम घटा देते हैं 1500 को, तो 3500 बरस पहले आज से। तो ये बता रहे हैं कि द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आकर बस गए। यानी फिर इनके बाद कौन आया, कोल और मुंडा जातियों के बाद द्रविड़ लोग आकर के हिंदुस्तान में बस गए। और ये कहाँ से आए, पश्चिम की तरफ से आए। वो लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है, यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, केरल में ये लोग आबाद हैं। अब देखिए, द्रविड़ लोग अभी कहाँ आबाद हैं, मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, केरल, इन जगहों पर ये लोग आबाद हैं। कौन से, द्रविड़ लोग, जो कि कोल और मुंडा जो अपनी कौमें हैं, उन कौमों के 1000 डेढ़ हज़ार साल बाद हिंदुस्तान में आकर बसे थे। तो पहले कोल और मुंडा लोग यहाँ पर आए 5000 बरस पहले हिंदुस्तान में। उसके बाद 1000 डेढ़ हज़ार साल बाद द्रविड़ लोग यहाँ पर आए। अब आगे पढ़ते हैं। तुमने तमिल, तेलुगु ज़ुबानों के नाम सुने होंगे। अब देखिए, मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि तुमने, यानी जो कारी है, जो पढ़ रहे हैं सबक को, तो उनके लिए फरमा रहे हैं कि तुमने तमिल और तेलुगु ज़ुबानों के नाम सुने होंगे। तो हमने सभी ने तमिल और तेलुगु ज़ुबानों के नाम सुन रखे हैं। तमिल जो कि अभी मद्रास यानी तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है, और तेलुगु जो है ये सीमांध्र और तेलंगाना राज्य में बोली जाती है, जो तेलुगु भाषी राज्य है। तेलुगु ज़ुबान बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो हम सभी ने इनके बारे में सुना हुआ है, तमिल और तेलुगु ज़ुबानों के बारे में। ये उन्हीं लोगों की ज़ुबान है। अब देखिए, तमिल और तेलुगु जो ज़ुबान है किन लोगों की है, द्रविड़ लोगों की ये ज़ुबान है, तमिल और तेलुगु। सैयद एहतिशाम हुसैन जो है हमारे, वो फरमा रहे हैं कि ये तो था हिंदुस्तान का हाल जो हमने अभी पढ़ा है। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आम तौर से तारीख़ में आर्य कहा जाता है। अब देखिए, ये बात कर रहे हैं अब आर्य लोगों की। यानी पहले हिंदुस्तान में कोल और मुंडा जातियों के लोग आए और बस गए 5000 बरस पहले। उसके 1000 डेढ़ हज़ार साल बाद कौन आए, द्रविड़ लोग आए, वो भी यहाँ कर आकर बस गए। अब ये बात कर रहे हैं आर्यों की। आर्य कहाँ से आए, ये बता रहे हैं बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह से। यानी इन जगहों से कौन आए, आर्य कौम आई, और वो तारीख़ में आर्य के नाम से मशहूर हुई। तो इस आर्य कौम का जिक्र हमारे मुसन्निफ़ कर रहे हैं। आर्य जो कौम आई है उसके ज़िक्र में फरमा रहे हैं कि वो कौम अब
तरक्की कर रही थी। कहाँ पर? हिंदुस्तान में। ये लोग बहादुर थे। कौन लोग? आर्य लोग। अच्छी शक्ल रखते थे। जो आर्य लोग थे ये शक्ल सूरत में अच्छे दिखाई देते थे। घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। आर्य लोग घोड़े से काम लेते थे और खेती ये लोग किया करते थे। कोई 3,500 बरस हुए कि ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तर भारत में अपना राज कायम किया। अब देखिए हमारे मुसन्निफ़ वो बात कर रहे हैं कि जब आर्य लोग यहाँ पर आए, हिंदुस्तान में आए, तो हिंदुस्तान में उनसे पहले जो द्राविड़ कौम बस रही थी, कोल मुंडा जो लोग बस रहे थे, तो ये लोग कौन थे? आर्य लोग थे, बहादुर। बहादुर होने की वजह से इन्होंने क्या करा? इन कौमों से जंग की। किससे? द्राविड़ कौम से और इनसे पहले बसने वाली कौमों से। और इन्होंने इन कौमों को हरा करके उत्तर भारत पर अपना राज कायम किया। यानी इन कौमों को इन्होंने कहा दक्कन में मुंतकिल कर दिया, यानी दक्कन में इनको भेज दिया और उत्तर भारत पर अपना राज कायम कर लिया। उन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। किसने? आर्य लोगों ने बहुत सी नज़में लिखी है, भजन और गीत लिखे हैं। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो ज़ुबान बोलते थे उसे आर्याई ज़ुबान कहते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में जो आर्य लोग आए हैं और आर्य लोग जो ज़ुबान बोलते हैं उसे कहा गया है आर्याई ज़ुबान। क्या कहा गया है? आर्याई ज़ुबान। संस्कृत उसी की शाख है। अब जो आर्याई ज़ुबान है आर्य लोगों की, उसी की शाख कौन सी है? संस्कृत है। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़ुबानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। किस ख़ानदान से? आर्याई ख़ानदान से। यानी इन ज़ुबानों का जो ख़ानदान है वो क्या है? आर्याई है। संस्कृत भी इसी की शाख है। यूनानी, जर्मन और पुरानी फ़ारसी और यूरोप की कई ज़ुबानें, ये सब क्या है? एक ही आर्याई ज़ुबान की शाखें हैं। और जब तुम आगे बढ़कर इन ज़ुबानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जब हम इन ज़ुबानों को पढ़ेंगे आगे बढ़ कर के, इन ज़ुबानों का जिनका ज़िक्र हुआ है, संस्कृत, यूनानी, जर्मन, पुराने फ़ारसी है, यूरोप की कई ज़ुबानें हैं, जब इनको हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है, पता लगता है कि ज़ुबानें क्या है? सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी सब एक ही की शाख है आर्याई ख़ानदान की। ज़ुबानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं है। यानी हमारे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि ज़ुबानों की जो कहानी है बहुत ही लंबी है, दिलचस्प है, मज़ेदार है, मगर हम उसका बयान यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि बयान करने का मौका यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी कहानी है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़ुबान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियाँ बोलते थे या मिली-जुली ज़ुबानें। अब देखिए सभी लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। आर्य जो लोग थे वही संस्कृत बोला करते थे। तो उनसे पहले बसने वाले जो लोग थे वो अपनी खुद की ज़ुबान बोला करते थे या फिर यहाँ की मिली-जुली ज़ुबानें बोलते थे। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे ज़ात के हिंदुओं की ज़ुबान होकर रह गई। अब देखिए जो संस्कृत है ये मुश्किल ज़ुबान थी, तो मुश्किल ज़ुबान उस वक्त थी ये वैदिक संस्कृत, तो सभी लोग उसको नहीं बोलते थे। तो ये केवल ऊंची जाति के जो लोग थे, हिंदू थे, ऊंची जाति के हिंदू लोग, तो उनकी ज़ुबान ही बनकर ये रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। अब संस्कृत से क्या हुआ? आम लोग दूर हो गए। ये लोग जो ज़ुबानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं। अब देखिए ऊंची जाति के हिंदू लोगों के अलावा जो आम लोग यहाँ के थे, जो आर्यों से पहले बसे हुए थे और जो दूसरे दीगर लोग थे, वो सब जो ज़ुबानें बोलते थे वो ज़ुबानें क्या कहलाई? प्राकृत कहलाई। यानी प्राकृत उसे कहते थे। प्राकृत एक ज़ुबान नहीं थी बल्कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्राकृत थी। अब देखिए प्राकृत कोई ज़ुबान नहीं थी, ये अलग अलग इलाके में अलग अलग बोली जाने वाली ज़ुबान थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी हिस्से में कोई, यानी हर हिस्से में अलग अलग प्राकृत यहाँ बोली जा रही थी। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु संत पैदा हुए तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे। अब देखिए
उस वक्त एक नया जो मज़हब था जिसे हम कहते हैं बुद्ध मत, तो वो मत उस वक्त हिंदुस्तान में पनप रहा था। तो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए जो दूसरे साधु संत लोग थे, उन साधु संत लोगों ने भी आम लोगों की ज़ुबान थी प्राकृत, उस प्राकृत में ही लोगों को गीत और भजन लिखना उनके लिए शुरू किए, क्योंकि आम लोग क्या है प्राकृत को ही समझा करते थे। तो इस तरह प्राकृत जो है वो ज़्यादा बोली जाने लगी। इस वक्त दूसरी प्राकृतों या ज़ुबानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमारा जो सबक है ये तवील ना हो, इसलिए हमारे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि अभी हमारा वक्त नहीं है कि हम दूसरी प्राकृतों का जिक्र यहाँ करें। उत्तर भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, अब देखिए हमारे मुसन्निफ़ सिर्फ़ उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत का जिक्र यहाँ कर रहे हैं कि कौन सी प्राकृत यहाँ बोलते थे। हमें उसी से काम है, यानी हमें उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत से ही काम है यहाँ पर। इस प्राकृत को शोरसेनी कहते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में उस वक्त अलग अलग प्राकृतें बोली जाती थी, लेकिन जो उत्तर भारत में प्राकृत बोली जाती थी उस प्राकृत का जिक्र हमारे मुसन्निफ़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्राकृत कौन सी थी? शोरसेनी प्राकृत, इसका नाम यहाँ पर आया है। उसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिक्र आया है उत्तर भारत में बोली जाने वाली शोरसेनी प्राकृत का। तो शोरसेनी जो प्राकृत है उसी से हिंदी और उर्दू पैदा हुई हैं, ये हमारे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई ज़ुबानें हैं। अब देखिए ये भी तारीख़ का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़ुबानों की भी तरक्की हुई। अब देखिए ये हमारे मुसन्निफ़ बात कर रहे हैं कि जिस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान लोग आए और यहाँ पर आकर वो बसे, उस वक्त इन ज़ुबानों की तरक्की हुई। किनकी? जिनका जिक्र ऊपर आया है, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया और आर्याई दीगर ज़ुबानें। तो इनकी तरक्की उस वक्त हुई जब मुसलमान हिंदुस्तान में आकर बसे। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाए तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी। हमारा मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं ऊपर जिन बातों का जिक्र हुआ है उन बातों को याद रखा जाए तो आगे की कहानी हमें दिलचस्प लगेगी और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद से जो नई ज़ुबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें एक उर्दू ज़ुबान भी है। अब देखिए ये हमारे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि अगर हम ऊपर की कहानी को पढ़ें और अच्छी तरीके से समझें तो हमें मालूम हुआ कि 1000 ईस्वी के बाद जो नई ज़ुबान हिंदुस्तान में राइज हुई हैं, जो नई ज़ुबानें बोली जाने लगी हैं, उन ज़ुबानों में एक ज़ुबान है, उसका नाम आ रहा है यहाँ पर उर्दू ज़ुबान, जिसको हम अभी पढ़ भी रहे हैं। तो अपनी उर्दू ज़ुबान के बारे में मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं। ये ज़ुबान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई। अब देखिए हमारे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान जो है ये 1000 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानें जो हैं उन ज़ुबानों में अव्वल ज़ुबान है। तो उर्दू भी हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, ये ज़ुबान कहीं बाहर से नहीं आई है और यहीं के लोगों ने इससे तरक्की दी। अब देखिए हमारी जो उर्दू ज़ुबान है इस ज़ुबान को हिंदुस्तान के लोगों ने ही तरक्की दी है, यानी इसको आगे बढ़ाया है। इसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अब देखिए उर्दू ज़ुबान है हमारी, इस ज़ुबान का जो रंग है, इसकी जो बनावट है, सब क्या है? हिंदुस्तानी है। यानी उर्दू जो हमारी है वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदुस्तानी ज़ुबान है। अगर ये ज़ुबान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहाँ की ज़ुबान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। और हमारे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि जो हमारी ज़ुबान हिंदुस्तान में पैदा हुई है, उर्दू ज़ुबान, अगर ये किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहाँ की ज़ुबान नहीं बन जाएगी, ये हिंदुस्तानी ज़ुबान ही रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये था हमारा सबक ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान, जो कि हमारे मुसन्निफ़ सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों अब इस सबक के सवालात की तरफ हम बढ़ते हैं। सोचिए और बताइए। पहला सवाल हमारा जो आता है वो है हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या है। अब देखिए हमने इस सबक में पहली ही लाइन में पढ़ा था कि हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा मुल्क है जहाँ पर क्या है, एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं तो एक तरफ गहरी नदियाँ हैं और कहीं पर
ज़्यादा लोग बसा करते हैं और कहीं पर क्या है, यहाँ रेगिस्तान है जहाँ पर बहुत कम आबादी है। और यहाँ तरह तरह की कौमें, तरह तरह के लोग बसा करते हैं, जिनमें काले भी हैं, गोरे भी, लंबे भी हैं, छोटे भी, बौने कद वाले, और अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग ज़ुबानें, अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं। फिर भी हिंदुस्तान में क्या है, सभी की मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। तो ये इस मुल्क की खुसूसियात है, ख़ासियत है कि ये मुल्क बहुत बड़ा है। तरह तरह के लोग होने के बावजूद भी वो यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा सवाल हमारा आता है, हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम बताइए। तो हमारा इसका जवाब है कोल और मुंडा नस्लें, जिनका जिक्र इस सबक में हुआ है। सवाल नंबर 3 हमारा आता है, द्राविड़ कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, यानी द्राविड़ लोग जो है कौन सी ज़ुबानें बोला करते हैं। तो इसका जवाब है हमारे इस सबक में आया था कि द्राविड़ जो लोग हैं वो तमिल, तेलुगु ये ज़ुबान बोलते हैं, यानी जो दक्षिण भारत में, दक्कन में बोली जाती है हमारे यहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये ज़ुबानें। अगला सवाल हमारा आता है, संस्कृत किस ज़ुबान की शाख है, यानी ये संस्कृत है ये किस ज़ुबान की शाख है। तो संस्कृत जो है ये आर्याई ज़ुबान की शाख है। अगला सवाल हमारा आता है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी। अब देखिए, इस सबक में हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत में जो है वो शोरसेनी प्राकृत बोली जाती थी, और उसी प्राकृत से क्या निकली है, हमारी उर्दू निकली है, उर्दू बनी है। अगला सवाल हमारा आता है, हिंद आर्याई ज़ुबानें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों इस सबक में हमने पढ़ा था हिंद आर्याई ज़ुबानों के बारे में। तो बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया, ये सब क्या है, हिंद आर्याई ज़ुबानें हैं। अगला सवाल हमारा आता है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़ुबान से निकली है। ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट अहम सवाल है, जो कि परीक्षा में, इम्तहान में आता रहता है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़ुबान से निकली है। तो उर्दू है जो है हिंदुस्तान में पैदा हुई है, और ये शोरसेनी प्राकृत जो थी हमारी उससे निकली है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे सवाल जवाब जो हमने पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तो दोस्तों चलते हैं।